हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज वासु, वेलकम टू S2। आज का अपना टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। ये बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक हमारे हिसाब से है। और आप लोग को पता नहीं क्या पढ़ा है, क्या बताया गया कि हार्ड है वगैरह है। आप रेगुलर क्लास लेते रहो, गारंटी मेरी है कि आप लोग को इतना आसान बना के मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये गारंटी मेरी है। ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन गारंटी है कि आपको आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन इशू ऑफ शेयर। ठीक है, चलो आगे अपन इशू ऑफ शेयर, और इसका नाम है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। एक्चुअली है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहला है कि इशू ऑफ शेयर समझेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर। तो शेयर नाम से याद आता है कि शेयर सर होता कहां होता, शेयर मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। तो सर शेयर जैसे कि आप लोग हिंदी में कहते हो कि अगर 5 रुपए को अगर 3 लोगों में बांटा गया तो एक को कितना शेयर मिलेगा। हाँ, वही शेयर है, एक्चुअल में देखा जाए तो वही शेयर है, लेकिन आप लोग हार्ड में वे में समझते नहीं। इशू ऑफ शेयर जो होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, अंश। ये कहां से आया, एक्चुअल में अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की तो वहां पर होता है अंश और एक्चुअल होता है हिस्सा ही। कैसे, देखो बेटा, मान के चलो कि हमें कंपनी की आवश्यकता और शेयर की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर मान के चलो कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और मैं कैपेबल हूं और मेरी उतनी औकात है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। फिर मान के चलो कि मुझे पैसे की आवश्यकता हुई तो मैं कहां पे जाऊंगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा। ठीक है, वहां से पैसे अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे और अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा कहां पर, रिश्तेदारों से मांगने के लिए। मैं कहां जाऊंगा, रिश्तेदारों से मांगने के लिए। जब तक आप अकेले खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और खुद बिजनेस कर रहे हो, तब तक वो सोल प्रोप्राइटर माना जाता है। क्या माना जाता है, सोल प्रोप्राइटर। अगर सोल प्रोप्राइटर अगर सोल प्रोप्राइटर किसी का मतलब ये मत समझना बेटा, कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, किसी भी अन्य लॉ, एनी लॉ का मतलब है प्रीवियस लॉ का मतलब बेटा और कोई नहीं, 1956 है, 1956। कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ के तहत अगर वो खुद को रजिस्टर्ड करवा ले तो वो सोल प्रोप्राइटर भी क्या माना जाता है, 1% कंपनी माना जाता है। क्लियर। अच्छा, अगर मान के चलो उसमें उसके रिश्तेदार या फिर कोई और 2-4 लोग आ गए, जो कि हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी में मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 200, तो वो उससे प्राइवेट कंपनी माना जाता है। अगर 200 मेंबर तक हैं तो पैसे की आवश्यकता हुई, मैंने 200 लोगों से मांगा और मांगते मांगते 100, 50, 150 हो गए, तो इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी में आ जाता है। अगर मुझे और पैसे की जरूरत होती है तो हम कहां पर जाते हैं, हम पब्लिक से मांगते हैं। कहां जाते हैं, पब्लिक से मांगते हैं, और उसे पब्लिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मान के चलो कि आपके पास, सुनो देखो एक बार देखो, अगर मान के चलो आपको जरूरत है एक्चुअल में 10 लाख की। कितने की जरूरत है आपको, 10 लाख की। अगर किसी एक जने से मांगने के लिए जाओगे तो क्या देगा वो, नहीं। और हो सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी बैंक के पास अगर हम जाते हैं तो 10 लाख दे भी और नहीं भी दे। चलो 10 लाख दे दे, अगर एक जीरो बढ़ा दिया तो क्या दे देगा, क्या मुश्किल है, ना भी दे और दे भी सकता है। हम ये नहीं सोचेंगे कि दे देगा, हम ये सोच रहे कि अगर नहीं दिया तो। ध्यान सुनो, ये तो मान के चलो अगर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमें अगर इस पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते, इसे डिवाइड कर देते हैं। किसमें, 100 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, अब देखो आपके पास कितने हो गए टोटल, 1 लाख हो गए। यानी कि अब सोचो कि आपके इंडिया में 135 करोड़, जनगणना 2012-13 की है, अब 150 करोड़ हो गई होगी। जनसंख्या कितनी हो गई, 150 करोड़। 150 करोड़ की जनसंख्या है, 150 करोड़ में क्या 1 लाख लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपको 100 रुपए दे सके। ऐसे भी हो सकता है कि हम आपको 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, एक आदमी भी दे सकता है। तो ये सोचो कि अगर मैंने 100 रुपए के एक शेयर बना दिए, यानी कि एक हिस्से को 100 रुपए की वैल्यू बना दी, तो वो लेना क्या हो जाता है, आसान। वो क्या हो जाता है, आसान। आपकी टोटल कैपिटल कितनी है सर, 10 लाख। एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए।
आ रही बात से? ए की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अगर मैंने कट कर दिया तो इसका मतलब टोटल आपने कितने हिस्सों में बांटा है? तो सर 1 लाख हिस्सों में बांटा है। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? शेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर? हम बढ़ते हैं आगे, विदाउट एनी बकवास आगे बढ़ते हैं शॉर्ट्स में। अब ध्यान से दोनों, सबसे पहले हमने कहा कंपनी, बार बार मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम चलते हैं कंपनी की ओर। ध्यान से देखना, कंपनी मैंने बुक की लैंग्वेज लिखी है, झूठ नहीं बोलूंगा, बुक की लैंग्वेज लिखी है, एज इट इज बुक की लैंग्वेज। बुक में हो सकता है कि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो या फिर ना हो, या फिर डीके गोयल, मुझे नहीं पता कहीं थी। मुझे लग रहा है, देखने से लग रहा है कि सर आपने बुक की लैंग्वेज उतार दी है, मुझे पता नहीं, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। देखोगे? चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। पहला है कंपनी, अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। इसका मतलब होता है कि अगर कोई लीगल यानी कि कानूनी संस्था जो कि कॉमर्शियल पर्पस के उद्देश्य से क्या कर रहा है? संगठित होता है और रजिस्टर्ड विथ कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, उसे हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? कंपनी के नाम से जानते हैं। कोई भी संस्था जो कॉमर्शियल पर्पस से है, वो अगर रजिस्टर्ड करना रजिस्टर्ड है किससे? कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। एनी प्रीवियस लॉ से मतलब है 1956। आ रही बात समझ में? तो कंपनी एक्ट पहले 1956 ही था बेटा, अब 2013 वाला ये वो क्या होगा? रिन्यू हो गया, तो कोई बात नहीं। किसी भी तहत रजिस्टर्ड हो तो उसे हम क्या मानते हैं? कंपनी। और मैंने आपको क्यों कहा था कि इसे याद करने की जरूरत नहीं है? क्यों याद करोगे भाई? आप बस इतना याद रखो, एनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विथ कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ नॉन एज कंपनी। एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन, संस्थान, कोई भी संगठन अगर कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है तो वो किस नाम से जाना जाएगा? कंपनी के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब पढ़ते कंपनी की फीचर क्या क्या होती है। भाई साहब गौर से देखना, बड़ी गौर से देखना। कंपनी की फीचर क्या है कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, अगर आप लेन देन करते हो तो उसके ओनर से नहीं, कंपनी से लेन देन करते हो। एक पर्सन है, एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन भले ही उसके हाथ से खून वून ना निकले, लेकिन एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हो, इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जानते हैं। आ रही बात में? जैसे कि मान के चलो बाइक लानी है, कहां से लानी है? फलानी जगह से लानी है। किसकी बाइक है? तो फलाने कंपनी की बाइक। किसकी बाइक है? तो फलाने कंपनी की बाइक है। नाम नहीं लूंगा, कोई भी टाटा मोटा कोई चीज ले लो बेटा, फलाने कंपनी की बाइक है। तो नाम की तरह ट्रीट करते, पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। दैट्स वाई इसे आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जाना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या होता है? ओनर से, ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग पृथक माना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कानूनी रूप से भी वो एक पर्सन माना जाता है, ओनर से अलग माना जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कि एक आता है टाइप्स ऑफ कंपनी में। मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ कंपनी में एक अनलिमिटेड कंपनी आती है, वहां पे बताऊंगा मैं आपको कि उसमें अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में वैलिड क्यों नहीं है। चलो वहां पे मैं नहीं बताऊंगा, वहां पे शॉर्ट से मैं बता दूंगा। यहां पे समझ लो कि अनलिमिटेड कंपनी इसलिए इंडिया में वैलिड नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपनी की फीचर क्या होती है? लिमिटेड होती है। हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा है? पार्टनरशिप में मैंने पढ़ा है कि भाई साहब लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो पार्टनरशिप, याद रखना हमारी जो वीडियो होगी, एक होगी कंपनी की, एक होगी पार्टनरशिप की। क्योंकि हमने कंपनी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन जानते हैं कि कई बच्चों को पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, तो पार्टनरशिप बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर मान के चलो कि एक पार्टनर्स है, अगर किसी क्रेडिटर आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है। कितने मांग रहे हैं? 2 लाख नहीं, बहुत कम हो गए, 5 लाख रुपए मांग रहा है। ए और बी पार्टनर है, उन दोनों का रेशियो क्या है? 1:1 है। अगर मान के चलो कि ए से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए रिकवर हो पा रहा है, क्योंकि इसकी औकात इतनी थी, पूरा घर वर बेच दिया इसने 1 लाख रुपए, बाकी के 4 लाख रुपए जो होंगे वो किससे लेगा? बी से। अब यहां पे बी ये नहीं कह सकता कि अरे मैं कैसे दे दूं भाई, मैं कैसे दे दूं, मैं तो 1:1 के हकदार हूं, इससे अगर 1 लाख लिया तो मेरे से भी 1 लाख लो, मैं भी 1 लाख ही दूंगा। लड़ लो, नाले के कान के नीचे बजाएगा। क्यों?
क्योंकि लायबिलिटी फीचर है पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और कंपनी की क्या फीचर होती है, लिमिटेड। में भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा है नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक का हिस्सा दूसरे को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप में क्या था, अगर कोई किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, या फिर मैं पार्टनर हूं, मैं अपना शेयर बेटे को देना चाहता हूं, तो इसके लिए रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, पुनर्गठन होगा, नए पार्टनर आएंगे, ऐसा कुछ। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम एट सेकेंड, आज अभी खरीदा और दूसरे सेकेंड ट्रांसफर कर सकता है शेयर, ये कंपनी की फीचर होती है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है लगातार चलने वाला सीजन। आ रही बात समझे? इसमें क्या है, पार्टनर, देखो बेटा मैं कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग पार्टनरशिप पढ़े होंगे, कंपेयर कर रहा हूं बार बार। पार्टनरशिप में क्या है कि कोई पार्टनर्स अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज कर रहा है तो रिकंस्टिट्यूट होगा, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो रिकंस्टिट्यूट होगा, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिकंस्टिट्यूट होगा, डेथ हो रही तो रिकंस्टिट्यूट होगा, यानी कि पुनर्गठन होगा, फिर से बनेगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई लुढ़के, कोई मरे, कोई कटे, उससे कोई मतलब नहीं, इसकी कंपनी तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। अगर कोई मर गया, उसका शेयर किसी ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो अपनी आ रही बात है, तो लगातार चल रहा है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कॉमन सील याद रखना, जैसे कि मैंने कहा कि एक पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पर्सन का क्या होता है, एक सिग्नेचर होता है, वैसे ही आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल तो सिग्नेचर नहीं करेगा, रोबोट तो नहीं आएगा सिग्नेचर करने के लिए, इसलिए इसके सिग्नेचर को ही क्या मानते हैं, कॉमन सील मानते हैं। सिग्नेचर तो नहीं करेगा, तो उसका एक स्टंप होता है, आप लोग देखोगे ठप्पा लगा दिया, बस कंपनी का ये ठप्पा है, वो उसको कहते हैं कॉमन सील। ऐसा अरे बात समझ। अब नेक्स्ट है सीयू एंड बी सीयू। वर्ड से बेटा दूर दूर तक आप पहली बार सुने होंगे, पता ही नहीं चलेगा, बस आपको इतना याद रखना है, अगर मैंने रतन टाटा की एक कार खरीदी, बाइक बोलने वाला था, बाइक तो ये लॉन्च ही नहीं करता, कार खरीदी और कार में कोई प्रॉब्लम हुई और दूसरे दिन प्रॉब्लम होगी और मुझे बहुत बड़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बीच ऐसे जगह पे रुक गया कि कुछ मतलब आसपास दूर दूर तक बहुत कुछ मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा, तो हम केस किस पर करेंगे, सोचो, रतन टाटा पर या फिर टाटा कंपनी पर? जी हां, टाटा कंपनी पर हम केस करेंगे, ना कि रतन टाटा पर। तो ये इसका मतलब ये है कि आप कंपनी पर केस कर सकते हो और कंपनी आप पर केस कर सकता है, बस इसका ये मतलब है, खत्म। आ रही बात समझ में? हमने कंपनी का मतलब पढ़ा, आज पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विथ कंपनी एक्ट और कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो क्या होता है, कंपनी माना जाता है। ये आपकी फीचर है, और अगर आपको समझ में, अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, चलो अब जो अपना टॉपिक है वो है आपके पास टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, ध्यान सुनना, टाइप ऑफ कंपनी को मैंने तीन भागों में बांट रखा, तीन टाइप में बांट रखा है। एक तो है कंपनी, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, और तीसरा है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इन तीनों को समझना है, इससे आगे क्वेश्चन आएगा या नहीं। और भी बहुत कुछ समझने वाले हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ध्यान सुनो, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का मतलब है कि लायबिलिटी के आधार पर कंपनियों को कितने भागों में बांटा गया है। एक्चुअली मेन रूप से हमने तीन भागों में बांट रखा है इसको, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ध्यान से देखना, ये अनलिमिटेड कंपनी जो है इंडिया में नॉट वैलिड, इंडिया में वैलिड ही नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान सुनना, अब आपके पास दो बच गए, एक तो लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा बचा है लिमिटेड बाय गारंटी। इन दोनों को समझना। ये जो आपके पास है लिमिटेड बाय शेयर वाले जो भाई साहब हैं आपके पास, ध्यान सुनना, ये जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होता है।
यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए संगठन बनाया है, वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कंपनी एक्ट के तहत। किस टाइप में? लिमिटेड बाय शेयर टाइप में। लेकिन आपके पास जो गारंटी वाले जो हैं, ध्यान सुनना, इसमें जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। आ रही बात समझ में? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। आ रही बात समझ? और ये जो ध्यान सुनना और समझो इसके बारे में कि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये भाई साहब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो है भाई साहब, ये नॉट मोर देन, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसके जो हैं यहां पर कोई शेयर नहीं होता, नो शेयर। क्योंकि इसका नाम ही है शेयर, तो इसमें तो शेयर होगा भाई साहब, शेयर। और यहां पर ध्यान सुनो, तो शेयर नहीं होता है तो गारंटी कैसे दिए जाते हैं? तो इसके मेंबर ही होते हैं। मेंबर एक्ट एज अ गारंटर, मेंबर एक्ट एज अ गारंटर। गारंटर के रूप में क्या करते हैं? मेंबर एक्ट करता है। अच्छा, एक्ट का मतलब वो ही, मेंबर ही क्या होता है? गारंटर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बात। अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, इसमें जो है लायबिलिटी कहां तक फिक्स्ड होता है? टिल द अमाउंट नॉट पेड, या फिर हम कह सकते हैं अनपेड अमाउंट, अनपेड वैल्यू ऑफ होल्डिंग शेयर। अनपेड वैल्यू ऑफ होल्डिंग शेयर, जितना भी आपने शेयर होल्ड कर रखा है, हमने आपको इससे पहले बताया कि शेयर क्या होता है। ध्यान सुन लो, फिर भी सुन लो। जैसे कि मान के चलो कि मैंने 5000 किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, उसकी वैल्यू 10 रुपीज है, यानी कि 5000 कितने रुपए? एक की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। इसका मतलब मैंने किसी कंपनी की 50,000 की लाइब्रेरी हमने शेयर ले रखा है। अगर मैंने उसे 8 रुपीज मैंने उसे पे कर रखा है, मैंने 8 रुपए उसे दे चुका हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए, अर्थात 5 रुपए से 5000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मेरी लायबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 की है। आ रही बात समझे? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं हम? 8 पे 40,000 दे चुके हैं। हमारी लायबिलिटी कहां तक सीमित है? जितनी की वैल्यू हमने पे नहीं कर रखा है। कितनी वैल्यू पे नहीं कर रखे हैं? 2 रुपीज पर शेयर। तो कितने शेयर ले रखा है हमने? 5000। इट मीन हमने टोटल वैल्यू कितनी? 10,000 हमने पे नहीं कर रखे हैं। तो हमारी लायबिलिटी 10,000 तक ही सीमित रहेगी। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहां पर ध्यान सुनना, सबसे पहला आपके पास है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, उसमें है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, ध्यान सुनना इसके बारे में। 1 पर्सन कंपनी में यहां पे मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1। और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? वो भी क्या होता है? 1। आ रही बात समझ में? ध्यान सुनो, और इसकी जो टर्नओवर होती है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। सेल्स जो होता है वो 2 CR, यानी कि 2 क्रेडिट नहीं बेटा, करोड़। कितना? करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बेटा नॉट मोर देन 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो 1 पर्सन कंपनी माना जाता है। अब हम बात करते दूसरा प्राइवेट कंपनी की। ध्यान से सुनो बेटा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 2। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। आ रही बात समझ में? इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तो सर इसमें मैक्सिमम मेंबर पहले 50 था, अब कितना हो गया है बेटा? 200 हो गए हैं। अब लेकिन यहां पे मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तो यहां पे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कितने होते हैं? अनलिमिटेड। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। यहां पे सुनो बेटा, यहां पे प्राइवेट कंपनी में जो होता है रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है। किस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है? तो रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक
पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब पब्लिक से अनुदान नहीं ले सकता है, पब्लिक को अंश नहीं बेच सकता है। आ रही बात समझ में? अब हम चलते हैं कहां पर, हम चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, यहां पर हमने यहां पर क्या पढ़ाया, रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बट यहां पर नो, नॉट रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, नॉट रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। और क्या पढ़ेंगे अब यहां पे हम और बताते हैं आपको, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, चौथा भी एक और याद कर लो कि इसमें जो है, इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं हम, यानी कि अगर आज जो मेरा है, मेरे पास जो कुछ शेयर हैं, हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नॉट शेयर नॉट ट्रांसफरेबल। आ रही बात समझिए, शेयर नॉट ट्रांसफरेबल, बट यहां पर क्या होता है, शेयर ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल होता है। क्लियर? ये बात याद रखना, मैंने एक साथ इसलिए पढ़ा है ताकि, क्योंकि यहां पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस पूछ लिया जाता है, जहां पर बच्चों को आता नहीं रहता है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया होगा, एक एक चीज समझ के चलते हैं अपन, ठीक है। अब ये ध्यान सुनो, अभी मैंने पढ़ा कि कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, और दूसरा पढ़ा कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। अब पढ़ते कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जो कि आपके पास आपके कोर्स में ये है नहीं, लेकिन फिर भी जरूरी बताना जरूरी होता है। कभी जो क्वेश्चन कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, बेटा बताना चाहिए, हर टीचर को बताना चाहिए, और ये अब हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि होल्डिंग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, पहला है बेटा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, दूसरा है एसोसिएट कंपनी। तो ध्यान सुनो कि पहले हम होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों के बारे में समझ लेते हैं, फिर आपको एसोसिएट समझाएंगे। बहुत आसान सा है बेटा, बहुत आसान सा। ध्यान सुनो, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, कंपनी विच होल्ड, जिसने ले रखा है मोर देन हाफ ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी। अगर किसी दूसरे कंपनी का अगर कोई कंपनी मोर देन हाफ शेयर ले रखा है, खरीद रखा है, परचेज कर रखा है, तो उसे, उस कंपनी जिसने खरीद रखा है उसे होल्डिंग कंपनी माना जाता है। दूसरा होता है सब्सिडियरी कंपनी। दूसरा क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी को देखना कि मैंने अभी आपको बताया कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का ले रखा है, अगर इसने इसका शेयर खरीद रखा है, इसे होल्डिंग बोलेंगे, और इसे क्या कहेंगे, सब्सिडियरी कहेंगे। तो आप ध्यान से देखो, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कंपनी हुज मोर देन फिब हाफ ऑफ शेयर होल्ड बाय अदर कंपनी नॉन एज सब्सिडियरी कंपनी। जिसका आधे से ज्यादा शेयर किसी और ने खरीद रखा है, उसे हम होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? आसान सा था। अब हम पढ़ रहे हैं एसोसिएट कंपनी। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इजी सा है। यहां पर ध्यान सुनो, कंपनी विच होल्ड मोर देन 20% of share other company, यानी कि कंपनी विच होल्ड मोर देन 20% ऑफ शेयर नॉन एज सब्सिडियरी, क्या कहते हैं, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कहलाते हैं। ध्यान से, दोनों ही कंडीशन में अगर यहां पर देखा जाए तो हम कंट्रोल के ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमने बांटा है, तो इसमें मोर देन कंट्रोल किसके पास रहता है, सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी के पास क्या रहता है।
किसका? सब्सिडरी कंपनी का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा पढ़ा मैंने कंपनी ऑन बेसिस ऑफ द मेंबर, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। उसमें पढ़ा मैंने लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा पढ़ा लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा पढ़ा अनलिमिटेड। ये इंडिया में वैलिड नहीं है। यहां ध्यान सुना, लिमिटेड बाय शेयर जो होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये एनपीओ के लिए बेनिफिशियल होता है, ये मोर पॉपुलर है, ये नॉट मोर पॉपुलर है। इसमें शेयर होते हैं, इसमें नो शेयर होते हैं। इसमें लायबिलिटी कहां तक होती है? टिल द अमाउंट ऑफ नॉट पेड या फिर अनपेड वैल्यू ऑफ होल्डिंग शेयर। दूसरा इसमें क्या होता है? एक्ट मेंबर ही एक्ट करता है, किसके जैसे? गारंटर की तरह एक्ट करता है। और ये सब आपको समझा दिया है। अच्छा, आप लोग का होगा, अगर आप लोग को कोई डाउट होगा, अगर आप लोग को बार बार समझना है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना।